गवर्नर पंजाब ने परवेज इलाही साहब को डी नोटिफाई किया है। परवेज इलाही साहब ने अब अदालत से रुजू किया है। इसकी क्या तफसीलात हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। इस वक्त मुल्क की मईशत की क्या हालत है उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात होगी। उसके साथ साथ बिलावल साहब ये कहते हैं कि वो जहां पे भी जाते हैं अपना खर्चा खुद उठाते हैं, उस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। और इस सारे सियासी बहरान में रिलीफ किसको मिल रहा है, क्या पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ मिल रहा है या किसी और को रिलीफ मिल रहा है, उसके ऊपर भी थोड़ी सी गुफ्तगू होगी आज की इस वीडियो के अंदर। जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे आप लोगों ने सुना होगा तो मीडिया ने रिपोर्ट भी कर चुका है, मीडिया और बहुत ज्यादा डिटेल से चीजें सामने आई हैं कि गवर्नर पंजाब ने पंजाब के वजीर आला को डी नोटिफाई कर दिया है। इसके ऊपर भी मैं आता हूं। उससे पहले आपने सुना गुज़िश्ता रोज खान साहब ने अपनी तकरीर के अंदर कहा कि एक आदमी ने ये कर दिया, एक आदमी ने वो कर दिया, और जो है वो एक आदमी की वजह से और एक आदमी की दुश्मनी की वजह से हमें बड़ा नुकसान हुआ और मुल्क को बड़ा नुकसान हुआ। तो मैंने उस वक्त भी, कल भी अपनी वीडियो के अंदर थोड़ी सी अर्ज की थी कि एक आदमी बेचारा क्या कुछ कर सकता है। एक आदमी खुद तो कुछ नहीं करता ना, फिर वो दूसरे आदमी को कुछ बताता है या तीसरे आदमी को कुछ बताता है। पर एनीवे आपको छोटा सा शुरू में ये भी बता दूं कि आजकल मैं सफर कर रहा हूं, तो इस वजह से जो है जिधर जगह मिलती है वहां पे बैठ के आपके लिए व्लॉग बना दिया जाता है, और जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास इकट्ठी होती है वो मेरी कोशिश होती है कि आपके साथ शेयर करता रहूं। एनीवे खान साहब के, कमिंग बैक टू खान साहब बयान के, एक आदमी, ये जो सारी हरकतें हो रही हैं आप क्या समझते हैं कि ये सिर्फ एक आदमी है? वो एक आदमी कौन है मुझे नहीं पता। वो जरदारी साहब का जिक्र करते हैं, मुबैना तौर पे शहबाज साहब का करते हैं या किसी और मौजूद शख्सियत का करते हैं, मुझे नहीं पता। पर एक आदमी इतने ज्यादा कार्रवाइयां नहीं डाल सकता। एनीवे गवर्नर साहब ने जो डी नोटिफाई किया, उन्होंने कहा कि एतमाद का वोट नहीं लिया, लिहाजा परवेज इलाही साहब को मैं डी नोटिफाई कर रहा हूं। उनकी जो काबीना जिसमें अक्सरियत पीटीआई के लोगों की है वो सारी फारिग हो गई है। लेकिन उस नोटिफिकेशन में एक चीज बड़ी मजेदार है, उस नोटिफिकेशन में ये लिखा है कि ये काबीना तो सारी फारिग हो गई है, लेकिन मोहतरम परवेज इलाही साहब जनाब वो कंटिन्यू करेंगे एज ए वजीर आला जब तक नए वजीर आला का इंतखाब नहीं होता। तो नए वजीर आला का इंतखाब किस तरह होगा, कितना टाइम लगेगा, उसमें सबको पता है। तो परवेज इलाही साहब की असेंबली भी महफूज है, परवेज इलाही साहब की कुर्सी भी महफूज है। अब देखते हैं अदालत से उनको किस तरह रिलीफ मिलता है। दूसरी बात यह है कि इसमें कानूनी जो नुकता है, मुख्तलिफ लोग जो है अपना अपना इसके ऊपर मौकिफ रख रहे हैं। इवन के जो लॉयर्स हैं उसमें भी आपको डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नजर आता है। कोई ये कहता है जी गवर्नर साहब का ये एकदम ठीक है, स्पीकर साहब ने जो वोट नहीं करवाया वो आइन के खिलाफ था। एनीवे अब यहां पे इशू क्या था? इशू ये था गवर्नर और स्पीकर। गवर्नर ने कहा ये करें, स्पीकर कहता है मैं नहीं करवाऊंगा। तो वो बीच में उन्होंने कहा कि ठीक है फिर हम वजीर आला को उतार देते हैं। भाई ये दो बंदों की लड़ाई, तीसरे को खामखा बीच में रगड़ दिया, ये भी एक है ना। अगर आपने गवर्नर साहब ये समझते हैं कि आइन और कानून उनको इतना इख्तियार देता है तो फिर वो स्पीकर के खिलाफ कोई कार्रवाई कर देते कि जी स्पीकर ये हो गया, स्पीकर इसलिए कि वोट तो स्पीकर ने नहीं करवाया। अब परवेज इलाही साहब खुद तो वोट नहीं करवा सकते थे अपनी काबीना। उस दिन उनकी पार्लिमानी जो उनकी पार्टी है उसका इजलास भी हुआ परवेज इलाही साहब का, वो मैं विजुअल्स भी देख रहा था। माशाल्लाह एक टेबल के ऊपर सब लोग आ गए थे और सारी वो जितनी भी 8-10 कुर्सियां थी उसी के ऊपर वो पूरी पार्लिमानी जमात उनकी बैठी हुई थी। पर देखें पूरा सुबह वो कंट्रोल कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, और परवेज इलाही साहब वजीर आला बने हुए हैं। एनीवे तो वो अगर कार्रवाई करनी थी तो आप स्पीकर साहब के खिलाफ करते, परवेज इलाही साहब के खिलाफ कार्रवाई जो है किस तरह हो सकती है। पर एनीवे ये जो कार्रवाई हुई है परवेज इलाही साहब के खिलाफ, इसमें किसकी शिकस्त हुई है या किसको सियासी तौर पे नुकसान हुआ है ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें परवेज इलाही साहब को तो कोई सियासी नुकसान नहीं हुआ। 10 सीटों के साथ वो वजीर आला हैं, अभी भी वो वजीर आला हैं, चाहे वो केयर टेकर हैसियत में हो, जिस हैसियत में हो वो उसी तरह है। यहाँ पे सियासी तौर पे अगर किसी चीज की किसी की कोई ख्वाहिश पूरी नहीं हुई या किसी चीज को कोई अगर कोई आगे लेके बढ़ाना चाहता था, वो तो खान साहब थे कि असेंबलियां तोड़नी है, तो उनको एक तरह से उनका जो सियासी एम था उसमें रुकावट आई है। परवेज इलाही साहब तो अभी भी उधर ही हैं, उनका तो सब कुछ उसी तरह चल रहा है। अगर इंतखाबात के अंदर खान साहब इनके साथ सीट एडजस्टमेंट कर लेते हैं तो इनका फिर निजाम चलता रहेगा। लेकिन अगेन मैं जिस तरह पहले भी मैंने कहा कि ये खान साहब को सोचना पड़ेगा कि अगर आपने हकीकी मानों में तब्दीली लानी है और वोटर को, जो आपका सपोर्टर है, जो भी है वो जिनको आपने तैयार किया हुआ है, क्या वो ये सारी चीजें मान लेंगे कि इसी परवेज इलाही के साथ, इन्हीं के साथ मिल के आप तब्दीली लेके आएंगे? जो हर मौके के ऊपर उनको इतना इशू हो जाता है कि आपने बाजवा साहब के खिलाफ क्यों बात की, उससे परवेज इलाही नाराज हो जाते हैं। आपने कल अगेन एक आदमी के बारे में बात की और उस आदमी, पता नहीं वो कौन है आदमी, इसलिए कि अगर कोई और होता तो
परवेज इलाही साहब भी नाराज हो जाते कि जनाब दोबारा किसी आदमी के खिलाफ आपने क्यों बात की है। लेकिन मैं अर्ज कर चुका हूं, इस व्लॉग में भी पहले अर्ज की और पहले भी कर चुका हूं गुज़िश्ता रोज भी, कि एक आदमी का मसला नहीं होता, एक आदमी कुछ नहीं करता, एक आदमी जो है वो फिर उसके हाथ में सारी चीजें नहीं होती हैं। तो मैं इससे थोड़ा सा जो है ये हम्बल ओपिनियन रखता हूं कि बहुत सारे आदमी हैं, जिस तरह गवर्नर साहब भी एक आदमी हैं, दीगर लोग भी आदमी हैं। जिस तरीके से रात को 12 बजे नोटिफिकेशन निकाला गया, उसमें भी बहुत सारे आदमियों का, बहुत सारे लोगों का किरदार है। मतलब बहुत कुछ हुआ रात के अंधेरे में, 12 बजे के बाद नोटिफिकेशन, लेट नाइट चीज खबर सामने आई। क्या वो जरूरी था? दिन की रोशनी में भी हो सकता था। कल रात को 8 बजे के करीब मैंने एक व्लॉग बनाया था, उस वक्त तक भी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया था। तो ये हुकूमत जो है जब से आई है, रात के अंधेरे में जो है ना, मिडनाइट, आप इनके जितने भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस देख लें कि ये रात के टाइम पे निकालते हैं। पता नहीं क्या इनको वो है, वो आदत है कि जिस तरह बंद कमरों में और रात की तारीकी में इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराया गया और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी हुआ, उस रात को भी जो जो कुछ हुआ वो हमें अभी तक याद है, पूरी कौम को याद है। तो अब इनको आदत सी पड़ गई है कि ये लेट नाइट ही कोई कार्रवाई डालने की कोशिश करते हैं। अब देखते हैं अदालती जंग जो चलेगी उसका क्या नतीजा निकलेगा, आगे चीजें किस तरफ जाती हैं, मुल्क और कौम के लिए क्या होगा। लेकिन मुल्क और कौम को कोई रिलीफ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये जो सारे किरदार हैं जो ये तब्दीलियां लेके आ रहे हैं उनको जरूर रिलीफ मिल रहा है। एहतसाब अदालत ने आज सलमान शहबाज साहब की मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में अबूरी जमानत मंजूर कर ली है। जी हाँ जी, मुबारक हो। ये एक और जो है अच्छी खबर आई है कौम के लिए। वजीर आजम साहब के जो साहबजादे हैं, गुज़िश्ता रोज आपने देखा कि उनके दामाद वजीर आजम हाउस की सिक्योरिटी में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए, वहां से उनको रिलीफ मिला। अब एहतसाब अदालत से जो है सलमान शहबाज साहब की भी अबूरी जमानत 7 जनवरी तक मंजूर करते हुए उन्हें शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दिया है। अदालत ने सलमान शहबाज को अबूरी जमानत 5 लाख के मचलकों के एवज मंजूर की। अब ये जो एहतसाब अदालत है, वो जो एहतसाब के नए चीफ, जो एहतसाब के चीफ होते हैं या फिर सरबराह होते हैं, चेयरमैन नैब भी जिनको कहा जाता है, वो अब उनकी जो नैब है, और ये चेयरमैन नैब वो हैं जो पाकिस्तान में आइन और कानून के मुताबिक राजा रियाज साहब की मुशावरत से इस हुकूमत ने लगाए हैं। अब उस नैब के पास ये केस है और वहां पे तफ्तीश होगी और मेरिट के मुताबिक जो भी फैसला होगा वो होगा। आपको भी पता और मुझे भी पता, इसलिए कि हमारे मुल्क में तमाम इदारे सब कुछ जो है वो मेरिट के मुताबिक करते हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है इस मुल्क में। अच्छा, दूसरी एक और चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि मईशत की इस वक्त क्या हालत है, ये समझना भी बड़ा जरूरी है। आपके कल भी मैंने आपको बताया था कि किस तरह कि कोई इदारा बंद हो रहा है तो किसी को इंपोर्ट के लिए डॉलर्स नहीं मिल रहे हैं, किसी को एक्सपोर्ट जो करनी है उसके लिए पहले उसको कोई खाम माल इंपोर्ट करना है, वो जो खाम माल है वो फंसा हुआ है पोर्ट्स के ऊपर क्योंकि डॉलर्स नहीं है, एलसी नहीं है। अब हालत ये हो चुकी है कि पाकिस्तान के जो रिजर्व्स हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो रिजर्व्स हैं, जो डॉलर रिजर्व्स हैं, वो आपको पता है कितने रह गए? वो आपके तकरीबन जो है 6.1 अरब डॉलर, 6.1 बिलियन डॉलर रह गए। और इसमें भी कुछ डॉलर वो हैं जो मांग तांग के जो है किसी से लेके रखे हुए। पर आपको पता है कि जिस वक्त तहरीके अदम एतमाद आई थी, जिस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत थी, उस वक्त पाकिस्तान के रिजर्व्स कितने थे? 16 अरब डॉलर। बहुत ज्यादा नहीं थे दुनिया में, तो वो इंडिया के अगर आप देखें तो पता नहीं कितने उनके कई सौ अरब डॉलर उनके हैं, लेकिन हमारे 16 अरब डॉलर थे उस वक्त, जिस वक्त एक नालायक शख्स की हुकूमत थी। कोरोना के दौर से हम गुजरे थे, बिजनेसेस तबाह हो चुके थे, सब के बावजूद जो मुल्क में हो रहा था वो आपके भी सामने था, मेरे भी सामने था, लेकिन फिर भी निजाम चल रहा था। कोरोना से भी पाकिस्तान निकला, मईशत भी तरक्की कर रही थी, सब कुछ हो रहा था। और उस वक्त जो आपके रिजर्व्स थे वो आपके रिजर्व्स थे जनाब 16 अरब डॉलर। और जब से इनकी हुकूमत आई है उन रिजर्व्स में 10 अरब डॉलर, जी हां जी, 10 अरब डॉलर ये उड़ा के बैठे हैं। 10 अरब डॉलर हमारा कम हो गया है। 10 अरब डॉलर ये कोई छोटी बात नहीं है, ये खतरनाक हद तक हमारे रिजर्व्स कम हो चुके हैं। तो 10 अरब डॉलर इन लोगों ने पता नहीं किस चीज जमहूरियत के ऊपर खर्च किया होगा, कहां पे हुआ होगा। पर एनीवे इस वक्त आपके जो रिजर्व्स हैं वो 6 अरब डॉलर्स के सिर्फ रह गए। इससे आप मईशत का अंदाजा लगा सकते हैं कि मईशत की क्या सूरत हाल है। आखिर में छोटी सी चीज, बिलावल साहब ये कहते हैं कि पाकिस्तान का वाहिद वजीर खारजा हूं जो अपना टिकट खुद खरीदता है और होटल का बिल भी खुद अदा करता हूं। बड़ी अच्छी बात है।
کہ بلاول صاحب اپنا ٹکٹ خود خریدتے ہیں. میری ہمبل ایک ریکویسٹ ہے صرف اتنی سی کہ بلاول صاحب جس بینک اکاؤنٹ سے وہ ٹکٹ خریدتے ہیں نا, اب آبویسلی کیش تو پے نہیں کرتے ہوں گے نا, چیچا وطنی سے جا کے کوئی جو ہے کسی بس ٹرمینل کے اوپر سے کسی نیازی ایکسپریس جو ہے اس کا ٹکٹ تو نہیں لے رہے نا کہ جا کے کیش کہیں سے لیتے ہوں گے. کسی نہ کسی بینکنگ چینل کے تھرو وہ ٹرانزیکشن ہوتی ہوگی, کس بینک اکاؤنٹ سے وہ ٹرانزیکشن ہوتی ہے, کس جگہ سے وہ بل پے کیے جاتے ہیں, جو بھی بل ہوتے ہیں وہ بھی شیئر کر دیں تو میرے خیال میں بڑا اچھا. اور باقی مجھے یقین ہے وہ جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل درست کہہ رہے ہوں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ بلاول صاحب یہ بھی بتا دیں کہ ان کی سورس آف انکم کیا ہے, انہوں نے اپنی زندگی میں کتنی جابز کی ہیں, اس جاب سے ان کو کتنی کمائی ہوئی, اور اس جاب سے جو انہوں نے سیونگز کی ہوئی ہیں بچا کے رکھے ہوئے اور اس سے وہ پیسہ خرچ کرتے ہیں. تو جہاں تک ہمیں پتا ہے بلاول صاحب نے تو اپنی زندگی میں ایک دن بھی نوکری نہیں کی ہے. اب باقی جس کا پیسہ ہے وہ جدھر مرضی خرچ کرے, ہمیں تو کوئی اس سے ایشو نہیں ہے. پر ایشو یہ ہے کہ جب آپ ایک ملک کے وزیر خارجہ ہوں اور آپ یہ دعویٰ کر رہے ہوں کہ میں اپنے پیسے خود خرچ کرتا ہوں, تو پھر آپ بتا دیں کہ آپ کے پیسے کہاں سے آ رہے ہیں, کس اکاؤنٹ سے آپ یہ پیسے خرچ کر رہے ہیں, اور آپ نے زندگی میں کتنے پیسے کمائے ہیں. 1 روپیہ بھی اگر آپ نے کہیں سے کمایا ہے تو وہ بھی آپ کا ٹھیک ہے, آپ ضرور اس کو جس طرح مرضی خرچ کریں, تو وہ بھی بتا دیں قوم کو کہ یہ میرے کاروبار ہیں, یہ میں کرتا ہوں, اس عمر میں نے نوکری شروع کی تھی, اس عمر میں نے یہ کیا تھا. اس لیے کہ بھارت کا جو وزیر خارجہ ہے وہ تو 70 کی دہائی سے بیچارہ نوکریاں کر رہا ہے, کبھی وہ کدھر نوکری کرتا ہے, کبھی وہ کدھر نوکری کرتا ہے, اور اس نے دنیا میں کیا کیا تعلیم حاصل کی ہے. جو سیولین نیوکلیئر جو معاہدہ ہوا تھا امریکہ کے ساتھ, اس میں اس کا کیا کردار تھا, اس کا اگر آپ بھارت کے وزیر خارجہ کا پورٹ فولیو دیکھ لیں تو آپ کو پتہ لگے گا ہمارے وزیر خارجہ تو ماشاءاللہ بڑے زبردست اور اچھے ہیں. بھارت کے تو وہ بیچارہ کبھی کیا کرتا تھا, کبھی سفارتکاری کرتا تھا, ادھر نوکری کرتا تھا, ادھر نوکری کرتا تھا, یہ چیز یہاں سے سیکھتا تھا, وہاں سے سیکھتا تھا. اتنا وہ نالائق آدمی ہے. یہ ہمارے دیکھیں ماشاءاللہ پیدا ہوئے بھٹو خاندان میں پرچی ملی اور کہا جناب یہ تو چیئرمین ہے. ایسے لیڈرشپ پیدا ہوتی ہے. تو یہ خوش قسمت ہے ہم لوگ کہ ہمارے پاس ایک ایسے وزیر خارجہ ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا, خصوصاً بھارت کا وزیر خارجہ تو بالکل مقابلہ نہیں کر سکتا. اور اس کے جو کوالیفیکیشنز وغیرہ وہ ایک دفعہ ویسے بھی میں نے ایک ٹی وی پروگرام میں بتائے بھی تھے کہ اگر آپ دونوں کو سائڈ پہ رکھیں تو انسان کا سر شرم سے جھک جاتا ہے کہ ہو رہا کیا ہے بھارت والوں کے ساتھ. ہمارے ساتھ تو ایسا کچھ نہیں ہو رہا, ہم تو زبردست ہمیں لیڈرشپ ملی ہوئی ہے. اینی وے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا.